हेलो एवरीवन, मैं सर नवीन कुमार और एक कंपनी है जो कि ज्वेलरी सेगमेंट में काम करती है। डिफरेंट टाइप्स की ज्वेलरी, गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, इस टाइप की ज्वेलरीज बनाती है और बाद में मार्केट में बेचती है। अलग अलग जगहों से गोल्ड को रिसीव करके या फिर जो जो रॉ मटेरियल है उसको रिसीव करने के बाद में। तो ऐसे ही कंपनी जो कि स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने का ट्राई कर रही है, कंपनी का नाम है PNG ज्वेलर्स, PN गदगिल ज्वेलर्स। तो इस वीडियो के थ्रू हम लोग कंपनी के पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स को देखते हुए थोड़ा सा वो जो फाइनल डिसीजन पे पहुंचने की कोशिश करेंगे कंपनी से रिलेटेड। और यहाँ पर जो बेसिक डिटेल्स की अगर बात करते हैं कंपनी के IPO से रिलेटेड, तो यहाँ पे 10 सितंबर से 12 सितंबर के बीच में कंपनी का IPO खुलने वाला है। 480 का कंपनी ने कट ऑफ प्राइस सेट किया है और यहाँ पर 14,880 की आपको जरूरत पड़ने वाली है। तो एक फुल फ्लैज IPO होने वाला है, SME कंपनी का IPO नहीं है। 1100 करोड़ रुपए कंपनी यहाँ से उठा रही है, जिसमें से 850 करोड़ रुपए कंपनी के पास में जा रहे हैं और बाकी 250 करोड़ रुपए कंपनी के जो प्रमोटर हैं, मेन प्रमोटर, वो यहाँ पर बेच रहे हैं। तो और यहाँ पर जो प्रमोटर उसके पास में IPO में 100% शेयर होल्डिंग थी IPO से पहले, और IPO के बाद में लगभग 83% के आसपास में रह जाने वाली है। तो एज पर सेबी रूल्स कंपनी आगे फ्यूचर के अंदर में और OFS या फिर FPO जारी कर सकती है, मतलब ऑफर फॉर सेल, या फिर और नया IPO ला सकती है, फॉलो अप ऑफ IPO। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो कंपनी जो मेनली ये अलग अलग जो ब्रांड है मेन जी कंपनी जो, वो PNG मेन ब्रांड है और इसी के साथ में बहुत सारी और भी सब ब्रांड्स कंपनी की हैं। उनके थ्रू कंपनी काम करती है और अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बेचती है मार्केट के अंदर में। और मेनली जो कंपनी के जो स्टोर्स हैं वो महाराष्ट्र के अंदर में ही सिचुएटेड है और इंडिया के बाहर भी हैं एक दो स्टोर। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो कंपनी पैसे उठाना क्यों चाह रही है, मेन रीज़न क्या है, तो उससे पहले देखते हैं कंपनी खुद की जो वैल्यू लगा रही है यहाँ पे पैसे उठाते वक्त, वो 6,500 करोड़ रुपए की वैल्यू लगा रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है, बहुत अच्छी खासी वैल्यू लगाई जा रही है। दैट मीन अब कंपनी के और पैसे जो उठा रही है उनसे क्या करने वाली है, तो दैट इज़ द रीज़न बोला कि 12 नए स्टोर्स हमें खोलने हैं मार्केट के अंदर में, जिनके थ्रू हम पैसा और पैसा पे छापेंगे बाद में। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी जो पैसे उठा रहा जो और क्या काम में लेने वाली, तो वो है कि रीपेमेंट एंड प्रीपेमेंट और द फुल ऑफ सर्टेन। तो कि जो लोन है कंपनी के ऊपर में और कंपनी की जो मेन मालिक है उसके ऊपर में भी जो थोड़ा बहुत लोन है उसको भी चुकाने की कोशिश यहाँ पर कंपनी करने वाली है इन पैसों के थ्रू। अब थोड़ा सा RHP के ऊपर नज़र डाल लेते हैं, वहाँ पर भी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अगर मिलती है तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कंपनी की जो मेन मालिक है, जो इस कंपनी की मालिक है, वो एक ट्रस्ट कंपनी है। यूजुअली जो एक इंडिया के अंदर में कंपनीज की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, तो एक होती है जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, फिर उसको कंपनी में पैसा उठाना है पब्लिक से तो उसको लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी टाइप से एक तरीका होता है कंपनियों का, उसको बोलते हैं ट्रस्ट। वो भी एक कंपनी टाइप की कंपनी होती है, बट उसको नॉर्मल कंपनी की तरह नहीं होती, वो एज ए नॉर्मली होल्डिंग का काम करती है, दूसरी कंपनियों को होल्डिंग का काम करती है और उसको मैनेज, जो उसमें मतलब इस तरीके से डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं वो ट्रस्ट कंपनियों में नहीं होते हैं। तो इस कंपनी की जो मेन मालिक है वो एक कोई ट्रस्ट कंपनी है, SVG बिजनेस ट्रस्ट, वही इस कंपनी की मेन करता धरता है। इसका मतलब ट्रस्ट जो कंपनियां होती हैं उनके बेनिफिशियरीज होते हैं। तो इस कंपनी के जो पहले जो, क्योंकि इस कंपनी को मेनली जब शुरुआत किया गया था तब दादा परदादा ने किया था कभी, जो कि पार्टनरशिप फर्म के नाम से चल रही थी। बाद में वो जो नाम चलता हुआ आ रहा था उसको एक कंपनी की फॉर्म में दिया गया, एक कंपनी बनाई गई और उसी नाम को उसको आगे चलते रहने के लिए उसके पोते पोते हो गए हैं, तो एक बड़ा परिवार हो गया है, तो एक ट्रस्ट बना दिया गया। उस ट्रस्ट का मेन काम है कि जो भी उस ट्रस्ट के बेनिफिशियरीज होते हैं, तो जब ये कंपनी को भी प्रॉफिट कमाती है तो उसका प्रॉफिट का मेन हिस्सेदार कौन होती है, वो ट्रस्ट। और ट्रस्ट का काम क्या है, उस ट्रस्ट के जो बेनिफिशियरीज हैं उनको जो भी बेनिफिशियरी जो बेनिफिट्स देने के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके हिसाब से बेनिफिट्स मिलते रहते हैं। तो ट्रस्ट कंपनी से थोड़ी सी अलग होती है, तो उसका मेन काम जो बिजनेस करना नहीं होता। सो एक होता है ना कि जो मेन कंपनी है वो भी बिजनेस कर रही है और नीचे जो और कंपनी है वो भी बिजनेस कर रही है सब्सिडरीज की तरह, बट ये जो ट्रस्ट वाली कंपनियां होती हैं ये खुद बिजनेस नहीं करती हैं, ये जो नीचे जो कंपनियों को होल्ड करती हैं वो बिजनेस करती हैं। इनका काम तो बस मैनेज करना है ट्रस्ट को और दूसरी कंपनियों को। अब इस ट्रस्ट वाली जो कंपनी होती है इनका जो मेन मालिक करता धरता होता है उसको हम बोलते हैं ट्रस्टी। तो ट्रस्टी जो इस कंपनी के हैं वो हैं आज के दिन सौरभ विद्याधर गदगिल। ये मेन करता धरता है इस कंपनी के, और आगे फ्यूचर के अंदर में भी यही, अभी तो फिलहाल के लिए यही है। फ्यूचर में तो क्या होता है वो तो आगे देखेंगे। नेक्स्ट अब देखते हैं कंपनी के ऊपर में कुछ खास यहाँ पे केस वेसेस नहीं हैं, नॉर्मल केसेस हैं और
कंपनी के ये जो सब ब्रांड्स हैं, पीएनजी मेन ब्रांड है, उसी के साथ में कुछ सब ब्रांड्स भी हैं कंपनी की। जैसे कोई रिंग बना दी तो रिंग का नाम दे दिया रिंग ऑफ लाओ, या इस टाइप से कोई एक नया कड़ा बना दिया उसका एक अलग से नाम दे दिया। इस टाइप से कुछ ब्रांड्स हैं, सब ब्रांड्स उसके टाइप से वो प्रोडक्ट्स बिकते हैं। नेक्स्ट, कंपनी के जो लोकेशंस हैं, जो मेनली जहाँ से रेवेन्यू आ रहा है वो पुणे से लिस्टेड है। पुणे के अंदर में जो स्टोर्स हैं वहाँ से मेन जो रेवेन्यू है कंपनी का आ रहा है। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी का जो मेनली जो खर्चा आ रहा है वो है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, मतलब जो जो रॉ मटेरियल जो काम में ले रही है वो गोल्ड है। गोल्ड मेनली खर्चा आ रहा है 94.71%। और ये इसको अगर हम लोग चेक करते हैं 2023 में ज़्यादा खर्चा हुआ कॉस्ट के ऊपर में, 2024 में और भी ज़्यादा खर्चा हुआ बिकॉज ऑफ द रीज़न कि हमने ध्यान दिया था कि गोल्ड महंगा हो गया था 2024 के अंदर में, बहुत ही ज़्यादा महंगा हो गया था। फिर वापस अभी रिसेंटली तौर के ऊपर में वापस सस्ता हुआ है बिकॉज ऑफ सम गवर्नमेंट रेगुलेशंस। तो यूजुअली क्या होता है कि जब गोल्ड महंगा होता है तो कस्टमर्स को बहुत ही महंगा लगने लगता है। तो ये जो बीच में जो ज्वेलर्स होते हैं ये अपने मार्जिन्स को कटा देते हैं ताकि कस्टमर को थोड़ी सहूलियत दी जा सके, जिसकी वजह से कंपनी का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाता है और रेवेन्यू थोड़ा सा घट जाता है या फिर रेवेन्यू को स्टेबलाइज कर दिया जाता है। तो उस वजह से कंपनी का जो कॉस्ट है मुझे वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और इस साल 2025 में जब नया रिजल्ट आएगा तो कंपनी के हो सकता है कि कॉस्ट में थोड़ी सी कटौती देखने को मिले और कंपनी का रेवेन्यू बढ़ावा मिले, तो नेट प्रॉफिट्स में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है 2025 के अंदर में। अब यहाँ पे आज के दिन कंपनी के अच्छे खासे स्टोर्स हैं लगभग 36 के आसपास में, और नए स्टोर्स जो खोले हैं वो 2 खुले हैं 2024 के अंदर में। अब कंपनी फोको एंड कोको दो बिजनेस मॉडल्स के थ्रू काम करती है। कोको मतलब कंपनी ऑपरेटेड एंड कंपनी ओन्ड, की कंपनी ही उसको स्टोर को ओन कर रही है और कंपनी ही उसको चला रही है। फोको मतलब फ्रेंचाइजी ओन्ड बट कंपनी ऑपरेटेड, कंपनी चला रही है बट जो ओन कर रहा है स्टोर को वो कोई दूसरा बंदा है, फ्रेंचाइजी कर रही है, कोई और ही बंदे, मतलब उनका कमीशन फिक्स होता है वहाँ पर। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी जो रेवेन्यू जो ई कॉमर्स वाला तरीका है, जो ऑनलाइन के थ्रू जो सेल हो रही है कंपनी की, वो पूरे सेल की 1.83% है, जो कि पिछले साल के मुकाबले अच्छा खासा इंक्रीज है देखने को मिल रहा है। बट स्टिल कंपनी का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है वो फिजिकल जो स्टोर्स हैं, पुणे हो गए या फिर महाराष्ट्र में अलग अलग जगह पे हो गए या फिर इंडिया में 2-4 जगह और हैं, तो वहाँ से मेनली रेवेन्यू कंपनी का आ रहा है। अब कंपनी के जो मेनली स्टोर्स जो हैं वो कंपनी द्वारा ओन्ड भी हैं, लीज पे भी हैं और लाइसेंस पे भी हैं। तो लीज एंड लाइसेंस के बीच में एक डिफरेंस बहुत बड़ा होता है। लीज के ऊपर में जब कोई भी हम स्टोर खोलते हैं या फिर कोई रेंट पे लेते हैं, तो रेंट पे लेते हैं, लीज पे लेते हैं, लाइसेंस के थ्रू लेते हैं, तो वो अलग अलग इनके थोड़े से लीगल जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो बढ़ जाती हैं, घटती बढ़ती रहती हैं। लीज सबसे बेस्ट तरीका है। वहाँ पे जो होता है ना, हमने लीज पे ले लिया 5 साल के लिए तो हमारा ही है वो स्टोर, राइट, हमारे पास राइट है उस प्लेस को यूज़ करने का, जो भी टर्म्स के हिसाब से लीज पे लिया है। लाइसेंस पे लिया इसका मतलब कि कंपनी के पास में इतने कुछ ज़्यादा राइट्स हैं नहीं, उस जो भी स्टोर जो कंपनी ने लाइसेंस पे लिया हुआ है, वहाँ पर जो मेन जो राइट्स होते हैं वो कंपनी के जो उस प्लेस के ओनर के पास ही होते हैं, राइट। वो सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं, कभी भी इनको लात मार के निकाल भी सकता है ओनर। लाइसेंस के ऊपर में जब होता है, लीज पे होता है तो ओनर इतनी जल्दी निकाल नहीं सकता है बिकॉज देयर आर सम लीगल राइट्स अवेलेबल। लाइसेंस में वो लीगल राइट्स इतने कुछ खास होते नहीं है, ओनर का मर्जी करे तो लात मार दे। नेक्स्ट, अब कंपनी के पास में आज के दिन जो लाइसेंसी स्टोर्स हैं वो 11 हैं आज के दिन, और जो फ्रेंचाइजी मॉडल के थ्रू जो फ्रेंचाइजी जो मॉडल के थ्रू स्टोर्स जो हैं वो 11 स्टोर्स हैं उन लोगों के लाइसेंस। तो 11 स्टोर जो कि अवेलेबल हैं उनमें से जो मेन रेवेन्यू आ रहा है, जो क्या बोलते हैं उसको, जो रेवेन्यू आ रहा है फ्रेंचाइजी स्टोर से, वो टोटल रेवेन्यू का सिर्फ 7.5% के आसपास में ही आ रहा है। इसका मतलब कंपनी का जो मेन रेवेन्यू कमाई हो रही है वो खुद के ओन्ड जो स्टोर्स हैं उन्हीं से हो रही है। इसीलिए हम लोग देखें कि फ्रेंचाइजी मॉडल वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले स्टोर्स कम कर दिए, तो क्योंकि कंपनी को दिख रहा है कि रेवेन्यू कुछ खास आ नहीं रहा है, तो और जिनसे आ रहा है उनको कंपनी शायद छोड़ रही है। और दूसरी क्या होता है, फ्रेंचाइजी मॉडल के अंदर में जो जो भी उसको चला रहा होता है और फ्रेंचाइजी को, उसके हाथ में बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि कंपनी की ना भी सुनते हैं, कई बार सुनते भी नहीं है, वो अपने हिसाब से चलाते हैं। अब वो कंपनी का नाम यूज़ करते हैं तो इसीलिए तो फ्रेंचाइजी हो गई वो, बट वो कई बार अपनी मनमानी चलाते हैं, कंपनी के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, ऑपरेशन स्टैंडर्ड्स, उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करते हैं। तो वो भी एक थोड़ा सा हेडेक रहता है कंपनी के लिए, इसलिए कंपनी फोको सिस्टम है उसको बंद करती हुई दिख रही है।
नेक्स्ट कंपनी की ये जो कुछ यहाँ पर ऑर्नामेंट्स हैं जो आपके सामने हैं, जो कि कंपनी बेचती है अपने स्टोर्स के थ्रू। ये कुछ जगह हैं इंडिया के अंदर में, जैसे महाराष्ट्र है, ये जो महाराष्ट्र का एरिया है, मैप आपके सामने दिख रहा होगा। तो यहीं पर मेनली कंपनी के जो स्टोर्स वो हैं। औरंगाबाद, अकोला, नागपुर, ये यहाँ पर गोवा, मुंबई। नेक्स्ट अब कंपनी की जो आज पे उसमें अंदर हम बैलेंस शीट की ओर नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पे थोड़ी बहुत कि बैलेंस शीट की साइज़ क्या है। तो पूरी जो बैलेंस शीट है उसकी जो साइज़ है वो 1 सेकेंड 1464 करोड़ रुपए की है। 1464 करोड़ की पूरी बैलेंस शीट की साइज़ है। इसका मतलब इतना पैसा कंपनी के अंदर में लगा हुआ है। उसमें से जो इक्विटी कैपिटल है, दैट मीन्स इन जो इन्वेस्टर्स का जो पैसा लगा हुआ है वो है 534 करोड़ रुपीज़। उसके अलावा जितना भी पैसा लगा हुआ है वो उधारी का पैसा है, राइट। तो उधारी, अब ये जो पैसा है मेनली कहाँ लगा हुआ है, तो गोल्ड, ज्वेलरी सेगमेंट में काम करती है, तो रॉ मटेरियल। तो यहाँ पर कंपनी का लगभग 75% या 70% के आसपास जो पैसा लगा हुआ है वो यहाँ पर इन्वेंट्री के अंदर में पड़ा हुआ है। उसके अलावा कंपनी के खुद के ओन्ड स्टोर्स भी हैं, खुद ओन्ड भी हैं, तो उनमें 150 करोड़ रुपए लगा हुआ है, और लीज पे भी हैं। तो उसके हिसाब से जो कंपनी का जो प्लांट इक्विपमेंट जो स्टोर्स हैं उनके अंदर में 150 करोड़ रुपया लगा हुआ है। 57 करोड़ रुपीज़ राइट टू यूज एसेट्स, मतलब जो लीज पे जो है उनके अंदर में पैसा लगा हुआ है, लीज पे जो स्टोर्स लिए होते हैं। देखो ध्यान रखो कि ओन्ड जो स्टोर्स होते हैं वो यहाँ पर प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट्स में इंक्लूड किए जाते हैं, और राइट टू जो लीज पर जो स्टोर्स लिए जाते हैं, लीज वैल्यू, तो उसको हम राइट टू यूज एसेट्स के अंदर में इंक्लूड करते हैं। गुडविल जो है कंपनी जो दूसरी जो एक्वायर करती है, कोई दूसरी ब्रांड को नाम को यूज़ करने के लिए जो पेमेंट किया है उसको हम बोलते हैं गुडविल। अब कंपनी का और पैसा जो कहाँ पे लगा हुआ है, बैलेंस पड़ा हुआ है, और यहाँ पर अदर बैंक बैलेंसेस, यहाँ पे तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और एक पड़ा है अदर बैंक बैलेंसेस। तो ये पड़ी है एफडी कंपनी के पास में, जैसे कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बैलेंस इन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट्स इज 42 करोड़ रुपीज़। नेक्स्ट अब कंपनी की थोड़ी सी हम अगर उस पर नज़र डालते हैं, जो पीएनएल स्टेटमेंट है उसके ऊपर में, तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। और कंपनी जो नेट प्रॉफिट निकाल पा रही है, पूरा जो रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है उसका 2.1% के आसपास में निकाल पा रही है। दैट इज़ गुड, दैट इज़ गुड। पिछले साल भी उतना ही निकाल पा रही थी, इस साल भी उतना ही निकाल पा रही है। 2025 में आई थिंक कि कॉस्ट जो है गोल्ड की कम हुई, जिसकी वजह से हो सकता है कि 2.53% के आसपास तक पहुंच जाए कंपनी रेवेन्यू के अंदर में नेट प्रॉफिट निकालने के लिए। दैट इज़ वेरी गुड। वो तो देखने वाली बात है, खैर हम लोग सिर्फ अंदाज़ा लगा रहे हैं। अब नेक्स्ट अब देखते हैं कंपनी की जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनियां जो इसी सेक्टर में काम कर रही हैं उनको मार्केट ने क्या वैल्यू दे रखी है। तो उसके हिसाब से हम देख लेते हैं कि ये कंपनी ज़्यादा महंगे में तो अपने शेयर्स नहीं लेके आ रही है, कि आज के दिन खरीदना में सही रहेगा या फिर इंतज़ार करना सही रहेगा। तो इसके लिए हमें जो आज के दिन जो नेट प्रॉफिट कंपनी ने कमाए हैं, दैट इज़ 154 करोड़ रुपीज़ लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग, दैट इज़ हियर, जिसको हम लोग कई बार क्रॉस चेक करना जरूरी रहता है। 154 करोड़ रुपीज़, और यहाँ पर 6500 की वैल्यू लगाई है कंपनी ने खुद की, 6500, ठीक है। और यहाँ पर कितनी 154 करोड़, तो यहाँ पे 42 का पी रेशियो निकल के आ रहा है कंपनी का, जो कि हायर साइड के अंदर में ही निकलता हुआ नजर आ रहा है। इसको हम अगर हम कंपेयर करके देखते हैं तो यहाँ पर कल्याण ज्वेलर्स का 108 है, और सेंको गोल्ड का 42 है, और यहाँ पे ये भी कल्याण ज्वेलर्स। तो यहाँ पर दूसरी कंपनियां जो कि इसी सेगमेंट में और भी बहुत सारी कंपनियां जो कि काम कर रही हैं, तो इन्होंने वो कंपनियां अपने पीयर ग्रुप में दिखाई हैं जिनके साथ में कम्पीट दिखाना चाह रहे हैं। जबकि ऑलरेडी और भी कंपनियां हैं जो कि इसी सेगमेंट में काम कर रही हैं, जो कि अच्छे वैल्यू पर अवेलेबल हैं, जैसे थंगमाइल ज्वेलर्स है। इसको अगर हम लोग पी रेशियो अगर चेक करते हैं तो इसका 49 का, अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, MVG, मनोज वैभव जेम्स एंड ज्वेलर्स, जबकि ये 14 के पी रेशियो के ऊपर में कंपनी काम कर रही है, सेम ही ये काम कर रही है, सेम मॉडल वाई ज्वेलरी वाला काम। और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। अब यहाँ पर अगर आप लोग चेक करेंगे, यहाँ पर तो सारी पी रेशियो जो महंगे महंगे हैं वही कंपनियों का नाम लिखा हुआ है। और आपको मोती सन्स का ये भी 56 के ऊपर में है, और आपको स्वर्ण सरिता
ज्वेलर्स 17 का पी रेशियो, मतलब देखा जा रहा है कि जो जो ज्वेलरी सेगमेंट में जो कंपनियां बड़ी कंपनियां हैं उनका पी रेशियो ज़्यादा चल रहा है। जो छोटी कंपनियां हैं जो अभी इतने बड़े लेवल के ऊपर में काम नहीं कर रही हैं उनका जो पी रेशियो है वो काफ़ी अच्छा, मतलब छोटी कंपनियां ज़्यादा अच्छी कमाई कर रही हैं इस सेक्टर के अंदर में, इस सेगमेंट में। जो बड़ी कंपनी है वो ज़्यादा अच्छी कमाई नहीं कर रही है, जिस हिसाब से उनका शेयर प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से। सो अब फाइनल व्यू एक जो कमाई के बेसिस पे लग रहा है वो यही है कि कंपनी कुछ ज़्यादा खास कमाई के हिसाब से जो वैल्यू लगाई है वो ठीक ठाक उसी लेवल में लगाई है, जो कि कुछ क्रीम ज़्यादा छोड़ नहीं रहा है पीछे। अगर हम लोग कल्याण ज्वेलर्स की बात करते हैं तो उसके हिसाब से तो फिर भी, बट इसकी जो ब्रांड वैल्यू है वो इस कंपनी के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा है। तो सॉरी, मार्केट कैप जो है 10 गुना ज़्यादा है। तो अब आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कि छोटी कंपनियों के साथ में कंपेयर करना है कि बड़ी कंपनियों के साथ में आपको इसको कंपेयर करके चलना है, या फिर इसी के लेवल के आसपास की जो कंपनियां उनके साथ में अगर लेके चलोगे तो इसका जो कमाई है वो ठीक ठाक उसी लेवल पे है। दूसरा, इसका जो अगर नेटवर्थ देखते हैं तो आज के दिन 534 करोड़ रुपीज़ के है और 850 करोड़ रुपए और जाने वाले हैं इसके अंदर में। सो यहाँ पर कितना, 850 प्लस 500, सो 8 5 13 13 14 करोड़ के आसपास में ले लो। तो 1400 करोड़ के आसपास का हम लोग लेके चल रहे हैं, जिसके हिसाब से पीबी रेशियो जो है वो 4.3 के आसपास का आ रहा है, जिसको अगर हम पीबी रेशियो कंपेयर करते हैं 4.3 के आसपास में तो इसका है 16 का, इसका है 6 का और इसका है, बाकी वो मेनली दो दो कंपनियों के साथ में कंपेयर कर रहे हैं हम लोग। तो इनका जो जो वैल्यू अगर देखा जाए तो एक और है कंपनी हमारे सामने, थंगमाइल, थंगमाइल ज्वेलरी। इसका अगर पीबी रेशियो चेक करते तो 12 का। सो पीबी रेशियो के हिसाब से जो है कंपनी में वैल्यू नज़र आ रही है, बट पी रेशियो के हिसाब से वैल्यू नज़र नहीं आ रही है। तो पीबी रेशियो के हिसाब से अगर पी रेशियो और पीबी रेशियो का एक संगठन बना के भी देखा जाए तो कंपनी का जो प्राइस है यहाँ से 10-15% के आसपास में ऊपर की तरफ में छलांग ले सकता है जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनियां उनके साथ में लेवल में आने के लिए। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं कंपनी के अंदर में पॉजिटिव हूँ, बिकॉज गोल्ड सेगमेंट की तो वैल्यू फ्यूचर में भी, इंडिया तो गोल्ड के लिए पागल है ही। तो इंडिया के अंदर में तो गोल्ड की कोई भी कंपनी है जो कि ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड है, लोगों को भरोसा होना चाहिए, फिर वो गोल्ड लेने वहीं से जाते हैं। तो ये एक स्टेब्लिश्ड ब्रांड है, काफ़ी पुराना नाम चल रहा है इनका, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ठीक लग रही है। बाकी कमाई के हिसाब से आज के हिसाब से इसने पूरी वैल्यू लगाई है, और शॉर्ट टर्म में मेरे को कुछ ज़्यादा उम्मीद दिख नहीं रही है। बाकी 10-15% के गेन के आसपास मेरे को लग रहा है शॉर्ट टर्म के मिल सकता है। बाकी ये सेगमेंट अगर पूरा का पूरा सेगमेंट ही ऊपर जाता है तो फिर ये कंपनी का शेयर भी ऊपर जा सकता है। फाइनली दैट्स ऑल आवर व्यू इज़, एंड बाकी आप कोई भी डिसीजन लें पॉजिटिव नेगेटिव अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के और रिसर्च करके ही लें। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।